हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, मोस्ट आईएमपी टॉपिक, जिसका नाम है मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज क्या होता है आज डिटेल में पढ़ेंगे, पर बच्चों एक वार्निंग सुन लीजिए। मीटर ब्रिज तभी समझ में आएगा जब आपने इससे पहले का लेक्चर व्हीटस्टोन ब्रिज नाम का टॉपिक पढ़ा हो। कभी वो नहीं पढ़ा तो आज का टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। तो बच्चों, आपसे निवेदन है कि पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से कंप्लीट कर ले, तभी इस टॉपिक को पढ़े जिसका नाम है मीटर ब्रिज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मीटर ब्रिज क्या होता है। और आज हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी हम इसके सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम जो है वो मीटर ब्रिज है। ये मीटर ब्रिज क्या होता है बता दूं, ये एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस, ये इज लिखा हुआ है, it is a device which is used to measure the value of unknown resistance। ओहो हो, ये क्या करता है बच्चों, आपको एक अननोन रेजिस्टेंस दिया हुआ है। मैं इसे ब्लू पेन से अंडरलाइन कर दूं। मान लीजिए आपको एक अननोन रेजिस्टेंस दिया है। क्या दिया है, मान लीजिए एक अननोन रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि भैया इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के दिखाओ, हमें बहुत ज़रूरी है इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो हम कैसे दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, इस अननोन रेजिस्टेंस को लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे, इस मीटर ब्रिज के एक गैप में। ये गैप कहाँ होती है सब कुछ बताऊंगा, पर कभी हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है तो हम उसे क्या करेंगे, इस मीटर ब्रिज में लगा देंगे और हमें वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। और बच्चों, इट इज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज़ based on Wheatstone Bridge Principle। Wheatstone Bridge Principle याद रखिएगा, ये किस पर बेस्ड है, Wheatstone Bridge के प्रिंसिपल पे। इसलिए मैंने कहा था कभी आपको Wheatstone Bridge नहीं आता तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, मीटर ब्रिज आ गया। मीटर ब्रिज का हम प्रिंसिपल देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल सुन के आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। तो बच्चों, प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ बच्चों, ये किस पर आधारित है, किस टॉपिक पर आधारित है, तो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही आधारित है। और ये क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करता है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ही इसका मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल होता है। और याद कीजिए, मीटर ब्रिज का व्हीटस्टोन ब्रिज कब काम करता है, तो याद होगा, मीटर ब्रिज कहें या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज कहें, ये किस कंडीशन में काम करता है, एट बैलेंस कंडीशन। कौन सी कंडीशन बच्चों, बैलेंस कंडीशन। याद आ रहा है बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है, तो बैलेंस कंडीशन होती है P/Q इक्वल्स टू R/S। कभी आपने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूँगा, पहले लास्ट लेक्चर पढ़े और इस प्रिंसिपल को पढ़ें, जहाँ हमने लास्ट क्लास में इस प्रिंसिपल को अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। कभी आपने लास्ट लेक्चर की वीडियो वॉच नहीं की है तो बच्चों, मैं फिर से कहना चाहूँगा, नहीं समझ में आने वाला नहीं। कोई भगवान भी आ जाए, कृष्ण भगवान भी आ जाए तो आपको नहीं समझा सकते। मैं क्या हूँ, ठीक है, मैं भी तभी समझा सकता हूँ जब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल पता हो, ठीक है, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स पता हो। तो याद रखिएगा, इसका प्रिंसिपल किस पर आधारित है, मीटर ब्रिज का व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे आधारित है। तो चलिए अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। क्या देख रहे हैं बच्चों, इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि मीटर ब्रिज दिखता कैसा है, मेरे जैसा दिखता है या आपके जैसा दिखता है, सुंदर है या बदसूरत है। तो मीटर ब्रिज का हम क्या देखने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। तो देखिएगा, कंस्ट्रक्शन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि आज का टॉपिक ही है। तो ये रहा हमारा वुडन का ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है। इस वुडन ब्लॉक में एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस बॉक्स।
तो ये जो है रेजिस्टेंस बॉक्स का एक रेजिस्टेंस है। आपको लास्ट क्लास में बताया था रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस पड़े होते हैं। आपको जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू डालनी है तो आप वहाँ से उठाएं और वहाँ पर बॉक्स में जाके फंसा डालें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये वुडन है। इस वुडन के जस्ट पड़ोस में फिर से एक गैप है और इस गैप में हमारा है अननोन रेजिस्टेंस। ओहो हो, यही तो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यही तो हमारी पिक्चर का हीरो है। तो ये रहा हमारा अननोन रेजिस्टेंस एस। अलग पेन से लिखना चाह रहा था पर लास्ट टॉपिक पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आरबी क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। आरबी क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। एस क्या है, एसी तो हमारा हीरो है जिसकी वैल्यू निकालने के लिए इतने ताम झाम और इतनी परेशानियां हम झेल रहे हैं, इतने बड़े टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चों ने एक चीज़ पर फोकस नहीं किया। फोकस ये है कि इसे मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। तो ब्रिज तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे आधारित है, पर मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर लंबा वायर होता है। सर कितना? 1 मीटर लंबा वायर। दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा तो बता दूं, ये कितना मीटर लंबा वायर है? 1 मीटर लंबा वायर है। और 1 मीटर लंबे वायर के को मेज़र करने के लिए यहाँ पर स्केल भी बनी होती है। क्या बनी होती है बच्चों? स्केल बनी होती है जो कि रीडिंग बताती है। तो यहाँ पर ऐसी स्केल होती है जिस पर रीडिंग लिखी होती है 0, और फिर पता ही है आपको क्या होता है 0, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो ये लाइन खींच देता हूँ जिससे आपके दिमाग में आ जाए कि ये जो है एक स्केल बनी हुई है। अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, और आप भी कौन सा अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत तो परेशानी झेलनी ही पड़ती है। तो ये 5 सेंटीमीटर और सबसे आखिरी वाली रीडिंग जो होगी वो क्या होगी? 100 सेंटीमीटर और बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा? 50 सेंटीमीटर और बीच में कहीं ना कहीं फिर से 25 सेंटीमीटर और कहीं ना कहीं 75 होगा। सारी वैल्यू तो लिख नहीं सकता। तो ये जो है 1 मीटर लंबा वायर है ब्लू कलर का, और ब्लू कलर के वायर के ऊपर एक स्केल लगी हुई है जो रीडिंग बताती है 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर आर के बारे में बात होगी, एस के बारे में बात होगी। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक क्या लगी होती है? सेल लगा होता है या बैटरी लगी होती है। सेल या बैटरी का है, सेल या बैटरी। और यहाँ पर एक स्विच होता है, स्विच जो कि ऑन या ऑफ होगा, 2 कंडीशन में होता है स्विच, ठीक है। तो ये बैटरी होगी जिसका पोटेंशियल हम कितना मान लेते हैं? V मान लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने A नाम दिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने मान लीजिए क्या नाम दिया? C पॉइंट दिया। इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने D पॉइंट नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? D पॉइंट नाम दिया। तो यहाँ पर D और इस वायर, ये जो वायर है जो 1 मीटर लंबा वायर है, इन दोनों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है थ्रू जॉकी। ये जे क्या है? जॉकी है। मैं सब कुछ बता रहा हूँ बच्चों यहाँ पर। तो फिर से बता दूँ, कंस्ट्रक्शन में जी क्या है? जी तो आप सभी को पता है, जी जो है वो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी रीडिंग बताएगा। और जे क्या है? जॉकी है। सर जॉकी क्या होता है? मैं बताऊंगा इसको भी, जॉकी क्या होता है। और एसी क्या है? एसी जो है 1 मीटर लॉन्ग वायर है। एसी जो है वो 1 मीटर लॉन्ग वायर है। और बाकी तो सब कुछ आपको पता है। आरबी के बारे में तो पता ही है। आरबी जो है वो है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें से हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को चूज करते हैं। सही है बच्चों। और एस क्या है? यही तो हमारा हीरो है बच्चों। तो एस यहाँ पर है अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए इतना बड़ा डिवाइस किसी ने बना दिया। कौन से इंसान ने बना दिया पता नहीं, पर बनाया तो है। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया बच्चों। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे आधारित है और क्या निकालता है? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल तो बहुत ही सिंपल है, P/Q = R/S। ये कब होता है? जब बैलेंस कंडीशन हो। तो चलिए बच्चों, अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्किंग। मुझे इस बोर्ड को मिटाना भी पड़ेगा वर्किंग समझाते टाइम, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। वर्किंग, तो बच्चों वर्किंग समझाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले तो बता दूँ, ये वुडन है। क्या है बच्चों? ये वुडन है, ये वुड का कनेक्शन है और
ये वुड है, ये 1 मीटर लंबा वायर है और ये सेल है जिसका पोटेंशियल V है और एक स्विच है, स्विच को मैं K नाम देता हूँ, K एक स्विच है। और यहाँ पर जो जॉकी है, जॉकी और D पॉइंट के बीच में, ये D पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, D पॉइंट और जॉकी के बीच में एक पॉइंट है, B नाम दे देते हैं। अब आप पूछ रहे हैं जॉकी क्या है, तो जॉकी को मैं वर्किंग में क्लियर करना चाहूँगा कि जॉकी आखिर क्या कर रही है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है बच्चों? व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे? तो मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी समझाता हूँ। देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो मैं देखिए सबसे पहले ए पॉइंट बनाता हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ? देखिए यहाँ पे बना देता हूँ ए पॉइंट। दिख रहा है बच्चों ये वाला ए पॉइंट। अब बच्चों बताओ ए और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है? ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है। हाँ सर बिल्कुल है। तो ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू रेजिस्टेंस कितना है? आर है बच्चों, दिख रहा होगा आपको। ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए मैंने किस किस के काम लगा दिए। ए और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है? रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है। देखिए अब डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये सी बना देता हूँ। और डी और सी के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कौन है? अननोन रेजिस्टेंस है एस। अब आप देखें ए और बी, सर ये बी क्या है? बी वो पॉइंट है जहां पर नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो मैं आपको नल डिफ्लेक्शन की कहानी समझा दूं और फिर आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों क्या होता है, ये किस पर आधारित है? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे आधारित है। और व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि मैं तभी काम करूंगा जब सर्किट में, या फिर कहें गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा, बैलेंस कंडीशन देगा। बैलेंस कंडीशन का मतलब जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन में जो चारों आर्म्स के रेजिस्टेंस होंगे वो प्रोपोर्शनल में होंगे। P/Q इक्वल्स टू क्या बच्चों? R/S। तो देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए क्या होगा, इस पूरे डिवाइस में क्या किया, सबसे पहले स्विच ऑन किया। ध्यान से सुनिएगा, स्विच ऑन किया। जैसे स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो हुआ। देखिए करंट फ्लो हुआ, यहाँ भी करंट फ्लो होगा, इधर भी करंट फ्लो होगा, सब दूर करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? अब आप क्या करें, इस जॉकी को उठा के ले। सर जॉकी क्या होता है? जॉकी एक तरह का क्या होता है बेटा, एक इस तरह का एंगल होता है। ये एंगल क्या होता है? वायर के ऊपर स्लाइड होता रहता है। इस वायर के ऊपर क्या होता है बच्चों? लगातार स्लाइड होते रहता है। क्या होता है? स्लाइड होता रहता है। इसे हम जॉकी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जैसे घोड़े को कंट्रोल करने के लिए जॉकी होता है, वैसे ही यहाँ पे वायर पे स्लाइड करने के लिए यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसे हम जॉकी कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस जॉकी को 50 को मिटा देता हूँ, परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से क्या कनेक्टेड है? जॉकी। तो हम इस जॉकी को किस पॉइंट पर उठा के ले जाएंगे? ए पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैं ये रफ बना देता हूँ। सबसे पहले मैं इस जॉकी को उठा के कहाँ पे ले जाऊंगा? ए पॉइंट पे, और देखूंगा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जवाब में देगा, डिफ्लेक्शन तो देगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम ही है करंट को मेजर करना। तो मान लीजिए सपोज इसने डिफ्लेक्शन इस तरफ दिया, इस तरफ दिया। सर राइट तरफ भी तो दे सकता था। हाँ दे सकता था, तो मैंने सपोज बोला। सपोज का मतलब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है बच्चों? डिफ्लेक्शन दे रहा है। डिफ्लेक्शन का मतलब सर्किट में ए पॉइंट पर क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। जब आप इस जॉकी को कहाँ उठा के ले जाओगे बच्चों? इस कोने पर। तो आप देखेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो इस बार फिर से डिफ्लेक्शन दे रहा है, पर इस बार डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट। ऐसा होता है बच्चों, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट में, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? राइट में। मतलब यहाँ पर डायरेक्शन कभी राइट में होती तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन लेफ्ट में होती, यही होगा। इससे आपको एक बात समझ में आई होगी। क्या समझ में आई? कि इधर डिफ्लेक्शन लेफ्ट में दे रहा है गैल्वेनोमीटर, मतलब इधर करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब यहाँ भी करंट फ्लो हो रहा है, पर अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कहीं ना कहीं, रेड पेन लेता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं हम इस जॉकी को मूव करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेंज होते जाएगा। हाँ है ना, डिफ्लेक्शन चेंज होगा। देखिए इधर है तो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन जो है सेंटर में आएगा, तभी तो ये इधर जाके राइट में हुआ है।
इसका मतलब हम जॉकी को घिसेंगे 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 और घिस के ढूंढेंगे, ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर दे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर दे। सर ये तो हिडन ट्रायल हुई। हाँ, हमें वहां पर मेहनत करनी होगी, हमें ढूंढना होगा जॉकी को लेके ढूंढना होगा, जॉकी को लेके ढूंढना होगा और ढूंढते ढूंढते मान लीजिए हमने ये वाला पॉइंट पता कर लिया कि इस वाले पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है बच्चों, 0 मिल रहा है। कितना डिफ्लेक्शन मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ए से बी तक का जो वायर है उस वायर का भी रेजिस्टेंस होगा, तो उस वायर के रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। क्या मान लिया, पी मान लिया। और बी से सी तक के वायर के रेजिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, क्यू मान लिया। ठीक है, तो बच्चों फिर से बता दूं, ये बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है, नल डिफ्लेक्शन। नल का मतलब डिफ्लेक्शन दे ही नहीं रहा है, मतलब बी पॉइंट पर आपको क्या मिल रही है, क्या मिल रही है बच्चों, क्या मिल रही है, बैलेंस कंडीशन। सर नहीं आया समझ में, देखिए क्या हुआ। जॉकी है आपके पास, तो ये जॉकी है, इस जॉकी को आप कहीं भी मूव कर सकते हो वायर में। तो सबसे पहले आप ए पॉइंट पे ले गए और देखा कि सर इस तरफ डिफ्लेक्शन है, ठीक है, और सर सी पर ले गए तो डिफ्लेक्शन राइट में। सर ऐसा हो सकता है क्या कि ए पे भी डिफ्लेक्शन इधर हो और सी पर भी डिफ्लेक्शन इधर हो? तो जवाब है नहीं। कभी ऐसा हो रहा है मतलब कि आपको जो है आपने कहीं ना कहीं जो है डिवाइस की सेटिंग या फिर अरेंजमेंट गलत किया है। तो ऐसा कभी हो रहा है तो समझ लीजिए आपने जो जॉइनिंग की है वायर की गलत की है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिला, यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिला, तो हमने इस जॉकी को घिसते ले गए और ऐसे पॉइंट को ढूंढा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन देना बंद कर दिया। तो डिफ्लेक्शन देना कहाँ बंद किया, बी पॉइंट पर। इस बी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। क्या कहेंगे बच्चों, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे। सही है बच्चों, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो बच्चों हाँ, अब मैं कहा था ए से बी तक के वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं यहाँ पर बी पॉइंट बना देता हूँ, ये ब्लैक पेन से बनाता हूँ। तो ए से बी तक के पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया, पी मान लिया। और बी से सी तक के वायर के रेजिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, क्यू मान लिया। और बच्चों बी और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, तो बी और डी के बीच में कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर। और ए और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, तो ए और सी के बीच में सेल या फिर कहें बैटरी कनेक्टेड है विद वायर स्विच। सही है बच्चों, तो बैटरी इसका पोटेंशियल कितना है, वी है, दिख रहा होगा बच्चों बैटरी नीचे तक का। तो आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया, मतलब मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज रहा है पर है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। हाँ है ना बच्चों। तो अब क्या होगा, वर्किंग में लिखवा नहीं रहा हूँ, वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ, थोड़ा यहाँ से लिखवा देता हूँ जिससे कि आपको नया पेज यूज़ ना करना पड़े। तो वर्किंग क्या है बच्चों, तो बैलेंस कंडीशन में बोलो क्या होता है, एट बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई बताएगा चिल्ला के व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है, तो आप कहेंगे सर हमें पता है, P/Q इक्वल्स टू R/S। सर ये P क्या है, P जो है रेजिस्टेंस है सर किसका, A से B तक के वायर का। Q क्या है, Q जो है रेजिस्टेंस है किसका, उस वायर का, B से C तक के वायर का। हाँ है ना बच्चों। और सर R क्या है, तो R जो है रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू है जिसमें से हम रेजिस्टेंस को चूज किया और रीडिंग लेके ही। तो बच्चों आप क्या करते हैं, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हो तो रीडिंग 4 से 5 लेते हो, हाँ है ना। तो हम यहाँ पर बार बार 5 रीडिंग कैसे लेंगे, एक बार रेजिस्टेंस बॉक्स से वैल्यू R लेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, फिर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके फिर से परफॉर्म करेंगे। सही है। तो यहाँ से हम 5 बार रीडिंग लेके फिर उसका एवरेज लेके एस की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा करते हैं, आपको पता होगा, एक्सपेरिमेंट आपने किए हुए हैं। तो P/Q इक्वल्स टू R/S। सर ये P क्या है, तो P जो है रेजिस्टेंस इस वायर का। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या सर, मैं हमको तो नहीं पता, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L बाय, हाँ है ना बच्चों, R इक्वल्स टू रो L बाय। एक काम करता हूँ, जगह कमी पड़ेगी तो मिटा ही देता हूँ जिससे कि क्लियरिटी बने, जगह की परेशानी की वजह से कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल, यहाँ पे वर्किंग भी बता दी और प्रिंसिपल भी बताने जा रहा हूँ मैं। तो चलिएगा बच्चों, देखिएगा क्या मैं बताने वाला हूँ।
तो बच्चों P बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस। सर P क्या है, तो P जो है रेजिस्टेंस होता है, हाँ है ना। तो P क्या है, P जो है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा रो एल बाई ए। ये किसकी वैल्यू है, P की। सर P क्या है, P जो है रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय। सर रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। एल क्या होता है, एल क्या होता है, तो एल जो है ए से बी वायर तक की लेंथ है। अब सोच के बताओ ये, और ए क्या है, ए क्या है, इस वायर का एरिया है, सही है। अब क्यू क्या है, तो क्यू जो है वो भी रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा रो। सर रो एल बाय फॉर्मूला तो रो लेंथ बाय एरिया होता है। अब बच्चों बताओ ये वायर तो एक ही कंपनी का है, कंपनी बोले तो एक ही मटेरियल का है, तो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, और वायर तो यहाँ से लेके वहाँ तक सेम है तो एरिया भी सेम होगा। तो कोई यहाँ पर समझदार बेटा हो तो बताओ सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे सर ये टोटल वायर 100 सेंटीमीटर का था, हाँ है ना, ये पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का था, हाँ है ना। कभी ये लेंथ L है तो बच्चों बताओ ये वाली लेंथ क्या होगी, हाँ बच्चों सही पकड़े हो, सही पकड़े हो, लेंथ क्या होगी 100 माइनस L सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, ये लेंथ जो होगी वो क्या होगी 100 माइनस L सेंटीमीटर। दिख रहा है बच्चों 100 माइनस L, तो ये 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और R क्या है, तो R जो है रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू है जिसमें रेजिस्टेंस को चूज किया, और S क्या, AC तो हमारा हीरो है जिसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो रो से रो कैंसल, A से A कैंसल, तो बच्चों बताओ क्या बचा, बचा L अपॉन में 100 माइनस L इक्वल्स टू R बाय एस, हाँ है ना। तो यहाँ से हम S की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बच्चों बताओ S की वैल्यू क्या होगी, तो S की वैल्यू जो होगी, दिमाग लगाए, R का मल्टीप्लाई 100 माइनस L और डिवाइड बाय क्या बच्चों L। ये S क्या है, यही तो S है, यही तो S है। सर S क्या है, जिसके लिए इतनी माथा पच्ची हमने की है, यही तो हमारा S था, अननोन रेजिस्टेंस। अब सर इसी अननोन रेजिस्टेंस की हमें क्या निकालनी है, रजिस्टिविटी निकालनी है। तो बच्चों बताओ रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सर रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर ए बाई एल। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन में लेंथ, सही है। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में लेंथ। तो रेजिस्टेंस कौन सा है, अननोन, एस है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और अपॉन में लेंथ, उस वायर की लेंथ। सर ये कौन लेंथ है, ये तो इस वायर की बात चल रही है, इस वायर की लेंथ तो कुछ भी होगी, एल होगी। तो बच्चों समझ में आया होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो मीटर ब्रिज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मीटर ब्रिज किस पर आधारित है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित है। तो मीटर ब्रिज की कहानी समझ में आ गई। तो मीटर ब्रिज जो है किस पर बेस्ड है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मीटर ब्रिज की कहानी किस पर बेस्ड है, तो आप कहेंगे सर व्हीटस्टोन ब्रिज। इसलिए तो मैं कह रहा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं आता तो मीटर ब्रिज कैसे आएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम दिख ऐसा रहा है पर है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही डायग्राम। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट लिखवा देता हूँ जो कि एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला वायर, पहला पॉइंट, ये जो मीटर ब्रिज का वायर है एक अलॉय का बना होता है। किसका बच्चों, अलॉय का। तो यहां पे लिख देता हूं मीटर ब्रिज वायर, मीटर ब्रिज वायर इज मेड अप ऑफ अलॉय, और उस अलॉय का नाम क्या है, मैग्नीन। क्या नाम है बच्चों, मैग्नीन। अब आपसे कोई पूछे कि भैया ये क्वेश्चन आता है कि भैया मीटर ब्रिज का वायर किस मटेरियल का बना होता है, तो बच्चों किस मटेरियल का, मैग्नीन अलॉय का। सर क्यों मैग्नीन अलॉय का, क्यों, इसलिए रीजन कोई पूछे कि भैया मैग्नीन का क्यों, तो जवाब देना इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, लो होता है। सो लो का मतलब ये है कि टेम्परेचर चेंज करने पर इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज ना हो।
सर क्यों, इससे क्या होगा? देखिए बच्चों, कभी आपने एक साधारण सा वायर ले लिया, साधारण सा वायर, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो रीडिंग सही नहीं आएगी, हाँ है ना। कभी आपने साधारण सा वायर लिया तो उसका कमरे का टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए कि टेम्परेचर भले से चेंज होते रहे कमरे का, पर रेजिस्टेंस चेंज ना हो। तो हमने कौन सा मटेरियल लिया? मैग्नीन का, जिससे सर क्या होगा, टेम्परेचर भले से चेंज होता रहे, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, जिससे रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मैं समझा चुका हूँ, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया नोट का। अब दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट क्या है, मैं भूल गया हूँ। तो दूसरा पॉइंट ये है, हाँ, कि मीटर ब्रिज का वायर हमेशा थिक लेना चाहिए, मैं बताऊंगा। तो मीटर ब्रिज वायर, ये क्वेश्चन भी आते हैं एक एक नंबर में। मीटर ब्रिज वायर इज मेड थिक। अब सोच के बताओ थिक क्यों? मेरा क्वेश्चन है तो रीज़न मैं ही दूंगा, क्वेश्चन भी मैं ही पूछ रहा हूँ, आप तो देते नहीं हो। तो रीज़न क्या है बताओ, किसी भी वायर को थिक क्यों बनाते हैं? तो देखिए, क्या आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है? हाँ सर पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। सर ए क्या होता है? ए जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि कभी एरिया ज़्यादा हुआ, एरिया मतलब ज़्यादा, एरिया ज़्यादा का मतलब क्या है? थिक ज़्यादा, हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कभी ये वायर जितना ज़्यादा थिक होगा तो रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा, और रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा तो रीडिंग भी क्या आएगी? प्रॉपर आएगी, हाँ है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये वाले दोनों क्वेश्चन मीटर ब्रिज पे बहुत पूछे कि भैया मीटर ब्रिज का वायर मोटा क्यों बनाया जाता है? तो जवाब है मोटा होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस बहुत ही लो होगा, जिससे रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। और हम यही तो चाहते हैं कि एक्सटर्नल इफेक्ट रीडिंग में परेशानी ना क्रिएट करे। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरा वेट 65 kg है और मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ, तो वेइंग मशीन से मैं क्या उम्मीद करूँगा? तो आप कहेंगे सर आप वेइंग मशीन से ये उम्मीद करेंगे कि आपका वेट कभी 65 kg है तो वेइंग मशीन भी 65 kg बताए, हाँ है ना। तभी तो हम कहेंगे कि ये डिवाइस एक्यूरेट है। मान लीजिए हवा तेज चल रही है, पंखा चल रहा है और तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, और आंधी तूफान के कारण रीडिंग 65 ना आते हुए 66 आ जाए, तो क्या ये डिवाइस सही है? जवाब है नहीं, ये डिवाइस तो यार एक्सटर्नल इफेक्ट के सामने गलत रीडिंग देने लगा। तो हम यही चाहते हैं कि भैया रीडिंग सही आए, एक्सटर्नल इफेक्ट जो है रीडिंग को इफेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए हम इसका वायर मोटा बनाएंगे तो एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो रीडिंग जो आएगी वो प्रॉपर आएगी। तो बच्चों सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया। मुझे जहाँ जहाँ जगह मिल रही है मैं करते जा रहा हूँ। तो थर्ड पॉइंट भी सुन लीजिए। थर्ड पॉइंट ये है कि हमेशा हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से जो कनेक्टेड जॉकी है वो नल डिफ्लेक्शन हमेशा मिडिल में ही दे। कहाँ दे बच्चों? मिडिल में। ऐसा नहीं हो कि नल डिफ्लेक्शन इस जगह आ जाए, ऐसा ना हो कि रीडिंग जो है यहाँ की 10 हो और यहाँ की 90 हो, ऐसा ना हो कि रीडिंग यहाँ की 20 हो और यहाँ की रीडिंग 80 हो, ऐसा ना हो कि इसकी रीडिंग 30 हो और यहाँ की रीडिंग 70 हो। हम ऐसा चाहते हैं कि रीडिंग जो आए वो मिडिल में आए। और मिडिल कहाँ होता है? तो बच्चों 100 का मिडिल कहाँ होगा? या तो 40 से 60 के बीच में, 40 से 60 मिडिल होता है, हाँ है ना। आपसे कोई पूछे मिडिल कहाँ होता है तो इस जगह होता है। तो हमेशा मीटर ब्रिज की रीडिंग जो आनी चाहिए मिडिल ऑफ द वायर आनी चाहिए। मैं रीज़न बताऊँगा। तो बच्चों ये पॉइंट लिख लीजिए, क्या है? मीटर ब्रिज reading at balanced condition should be ये हटा देता हूँ, यहाँ पे छोटा बना देता हूँ, should be come at middle of wire। तो आपसे कोई पूछेगा क्यों? ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसलिए मैं इनको इंक्लूड कर रहा हूँ। हमेशा मीटर ब्रिज की जो रीडिंग आती है कहाँ? बैलेंस कंडीशन पे वो मिडिल में आनी चाहिए। मिडिल हम न्यूमेरिकल भी करेंगे ना तो आपको यही पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि रीडिंग होगी 45 तो ये वाली होगी 55, ये 45 है तो बची हुई 55, या ये 40 हुई तो वो 60 हुई, ये 42 हुई तो वो 58 हुई।
सही है बच्चों, हमेशा रीडिंग एक, कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं कि रीडिंग यहाँ की 5 हो और वहाँ की 95। वो ऐसा हुआ समझ लो कि आपने गलत किया, रीडिंग गलत आ रही है। ठीक है, तो बच्चों आपसे कोई पूछे कि मीटर ब्रिज की रीडिंग जो है बैलेंस कंडीशन में मिडिल में क्यों आनी चाहिए, तो जवाब है क्योंकि एट मिडिल ऑफ वायर मीटर ब्रिज इज सेंसिटिव। क्या होता है बच्चों, मीटर ब्रिज क्या होता है, सेंसिटिव होता है। सर समझ में नहीं आया, सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कभी आप रीडिंग को बीच में पा रहे हैं, इसका मतलब आपने सही किया है, आपका मीटर ब्रिज का जो अरेंजमेंट है बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि उस जगह पर मीटर ब्रिज जो होता है सेंसिटिव होता है। क्या होता है बच्चों, सेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चारों रेजिस्टेंस है, कौन कौन से, PQRS, चारों रेजिस्टेंस जो है वो सेम ऑर्डर के हैं। याद कीजिए लास्ट टॉपिक में भी हमने सेम ऑर्डर नाम सुना था। कभी आप रीडिंग को यहाँ ला रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डर जो है वो सही नहीं है। तो बच्चों याद रखिएगा, मीटर ब्रिज की रीडिंग मिडिल में आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मीटर ब्रिज जो होता है मिडिल में, मिडिल ऑफ द वायर क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो बच्चों मीटर ब्रिज को हमने समझ लिया और मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। जॉकी को लेके घूमना है, बस कुछ नहीं करना है। आप मीटर ब्रिज वहाँ पे पढ़ा होगा आपके स्कूल की लेबोरेटरी में, और आपको बस जॉकी को लेके घूमना है, इधर रीडिंग को देखना है, उधर रीडिंग को देखना है, और बीच में ढूंढना है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 कहाँ पर दे रहा है। और जहाँ पे भी दे रहा है रीडिंग को नाप लीजिए। रीडिंग कभी 40 हुई तो वो वाली रीडिंग 60 होगी, होनी ही चाहिए, क्योंकि टोटल वायर 100 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर का है। तो जल्दी से इसे लिख लीजिए। न्यूमेरिकल हम करने वाले, इसका रीज़न जो है मैंने बस वर्ड फॉर्म में लिखवा दिया, आप इसको पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब कुछ हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इसके, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल से समझते हैं कि मीटर ब्रिज कैसे वर्क करता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी दिया हो, पर मैंने डायग्राम इसलिए बना रखा है कि आपको दिमाग में डायग्राम रहेगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। पर हो सकता है एग्जाम में डायग्राम दिया ना हो, आपके दिमाग में होना चाहिए डायग्राम। ठीक है बच्चों, देखिए इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट को हम बैलेंस कंडीशन भी कहते हैं कि बैलेंस पॉइंट कहाँ पर मिलता है। तो नल पॉइंट आखिर कौन सा पॉइंट होता है, याद रखिएगा, नल पॉइंट इज बैलेंस पॉइंट, है ना, नल पॉइंट ही बैलेंस पॉइंट है। तो इन मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट 60 सेंटीमीटर। मतलब जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो यहाँ पर आपको 60 सेंटीमीटर पर फ्रॉम पॉइंट ए, 60 सेंटीमीटर पर आपको क्या मिला, नल पॉइंट मिला। सोचने की बात है, ये 60 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा सर, 60 सेंटीमीटर है तो ये होगा 40। बोलो क्यों, क्योंकि पूरा वायर जो है 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर लंबा वायर 1 मीटर, तभी तो मीटर ब्रिज नाम है इसका। ये 1 मीटर लंबा वायर है, 100 सेंटीमीटर है, कभी रीडिंग 60 सेंटीमीटर पे मिली, इसका मतलब ये रीडिंग जो होगी वो बची कुची होगी 40 सेंटीमीटर, हाँ है ना। तो बच्चों देखते हैं, तो केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या बोल रखा है, तो केस 1 में आप तो जानते हैं बच्चों बैलेंस कंडीशन क्या होती है। तो एट बैलेंस कंडीशन या फिर नल डिफ्लेक्शन कंडीशन, तो 8 बैलेंस कंडीशन 8 लिखा हुआ है। बैलेंस कंडीशन क्या होती है बच्चों, तो P/Q इक्वल्स टू R/S, हाँ है ना बच्चों। अभी क्वेश्चन में बोला कि ये रीडिंग कहाँ पर आई है, P की जगह कितना लिख दे, 60 लिख दे, हाँ है ना, 60 सेंटीमीटर लिख दे। रीडिंग कितने लिख दे, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हमने टॉपिक पढ़ा था तो यहाँ पर L था और यहाँ पर 100 - L था, तो ये 60 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये वाली रीडिंग कितनी होगी, Q की रीडिंग कितनी होगी, तो 40 होगी। सर क्यों होगी, क्योंकि बच्चों ये 60 है तो ये रिमेनिंग होगा 40 होगा। और सर R और S के बारे में अभी फ़िलहाल हमें पता नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 23 और 22, तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। क्या होगी R की वैल्यू, R की वैल्यू होगी 3/2S, इक्वेशन नंबर 1। ये आपको फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई। अब आप कभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो केस 2 समझ में आएगा। सर केस 2 क्या है, केस 2 जो है वो मैं पढ़ाता हूँ। देखिए पहली बार जब रीडिंग ली, पहली बार जब एक्सपेरिमेंट किया, तो पहली बार एक्सपेरिमेंट करने पे बैलेंस कंडीशन कहाँ पर मिली, 60 सेंटीमीटर पे, और ये बाय डिफॉल्ट कितनी होगी, 40। अब क्या बोल रखा है, इफ से कहानी पढ़ो, इफ से कहानी पढ़ो बच्चों। क्या लिख रखा है, इफ नाउ मतलब अब ऐसा किया तो,
इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, मैं इस पे गोला लगाता हूं, 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस। क्या हुआ सर, नहीं आया समझ में? द नल पॉइंट ऑकर्स 850 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो बच्चों, और आपको फाइंड क्या करना है, आर और एस। बच्चों मैं फिर से पढ़ाता हूं, आप भी पढ़ लीजिए क्या लिख रखा है। इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस। बच्चों क्या हुआ, देखिए शुरू में तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया इसी से। अब बाद में क्या किया गया, बाद में ये किया गया कि इस एस के सीरीज में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया। किसका बच्चों, 5 ओम का रेजिस्टेंस। और थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको, ये क्या है, दोनों सीरीज में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया। तो इस बार जो है एस के साथ लगाया है, एस के साथ 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में, तो इस बार नल पॉइंट क्या हो गया, चेंज हो गया। नल पॉइंट कहां पर मिला, 50 सेंटीमीटर पे। सोचने की बात है, ये कभी 50 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा सर, टोटल 100 होता है। ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 ही होगा, हाँ है ना। ये केस 2 क्या बोलता है, तो केस 2 बोलता है, मैं रेड पेन से बना देता हूँ। केस 2 जो है वो है बैलेंस कंडीशन का। तो बच्चों बैलेंस कंडीशन क्या होती है आप बता सकते हैं बच्चों? बैलेंस कंडीशन क्या होती है, तो बैलेंस कंडीशन होती है P/Q इक्वल्स टू R/S। पर इस बार P कितना है, तो P जो है 50 सेंटीमीटर, हाँ है ना। P जो है 50 सेंटीमीटर है। तो बच्चों Q भी कितना होगा, तो Q भी होगा 50 सेंटीमीटर। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। और R के साथ तो कोई चेंज नहीं किया, तो R होगा सर। S, अब S ना रहा, S ना रहा सर, क्यों? क्योंकि S अब S के साथ अब 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में, तो S जो है अलग हो चुका है। बोलो अब S कितना हो गया है, तो S जो हो चुका है S+5 हो चुका है सर। +5 क्यों? क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ते हैं, तो S+5 हो गया, हाँ है ना बच्चों। इसे सॉल्व करते हैं तो 50 से 50 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो S+5 किसके इक्वल आ जाएगा, R के। क्या मैं इस R की वैल्यू को इसमें पुट कर दूं? बिल्कुल सर करिए, आपके पास ही पेन है, कीजिए। तो S+5 इक्वल्स टू R, और R की वैल्यू कितनी है, 3/2S, हाँ है ना बच्चों। ठीक है, मैं इस S को उस तरफ ले जाता हूँ, बिल्कुल ले जाए सर, किसने रोका है। तो 3/2S माइनस S, 5 एज इट इज। यहाँ पर एलसीएम आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये तो 3S हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 2S, बिल्कुल सही। 2 5 जा कितना हो गया बच्चों, 10, और 3S माइनस S, तो बच्चों S की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम, और यही निकालनी थी। नॉन रेजिस्टेंस 10 ओम आ गया, और कभी S आ गया तो इसे यहाँ पुट कर दो, दिमाग लगाओ। R कितना होगा, तो R जो है वो है 3/2S। देखिए 3/2S, मैं S की वैल्यू कितनी डाल रहा हूँ, 10 डाल रहा हूँ। ये रहा S की वैल्यू 10 डाल रहा हूँ, तो 3/2 इंटू 10। बच्चों बताओ क्या होगा, तो 2 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा 5, और 5 3 जा कितना 15 ओम। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों कैसा लगा न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान है, हाँ है ना। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, नॉर्मल तरीके से रीडिंग देखी 60 40, और अगली बार क्या किया, एस के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कितने ओम का, 5 ओम का। और जैसे ही लगाया तो रीडिंग में चेंज आएगा ही बच्चों। आपने जरा सी भी रीडिंग चेंज की, जरा सी भी उंगली की तो रीडिंग में तो चेंज आएगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, अब कहीं और नल पॉइंट अब इसका चेंज हो जाएगा, और जैसे ही चेंज हुआ हमने रीडिंग को नाप लिया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने दम हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मीटर ब्रिज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट या फिर कहें नल पॉइंट इज फाउंड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। बच्चों इस कंडीशन में आपको बैलेंस पॉइंट कहां पर मिल रहा है, ए से कितने पॉइंट पर, 40 सेंटीमीटर पे। कहां पे मिल रहा है बच्चों, 40 सेंटीमीटर पे। तो बच्चों दिमाग लगाओ, ये 40 है तो ये कितना होगा सर, ये होगा हम तो भूल गए। तो बच्चों आपको बता दूं, ये मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज मतलब ये 100 सेंटीमीटर या फिर कहे 1 मीटर लंबा वायर।
कभी ये 40 है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है 40 सेंटीमीटर पे, तो ये क्या होगा बची कुची लेंथ, और बची कुची लेंथ क्या होगी 100 - 40 मतलब 60 सेंटीमीटर। तो केस 1 को देखते हैं, तो केस 1 से शुरू करते हैं। तो केस 1 क्या कहता है, एट बैलेंस कंडीशन बच्चों, बैलेंस कंडीशन में P/Q किसके इक्वल होता है बच्चों, R/S इसके, बिल्कुल सच कहा, सत्य घटना पे आधारित है। P/Q = R/S। P कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो P जो है वो है 40 सेंटीमीटर, और Q कितना है तो दिमाग लगाओ, तो Q जो होगा वो 60 होगा, और R और S के तो अभी अते पते नहीं है, ये कैंसिल हो सकता है, होगा बिल्कुल होगा सर। कितना आएगा, तो R/S जो होगा वो आएगा 2/3। यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो R की वैल्यू क्या होगी, तो R की वैल्यू जो होगी वो होगी 2/3S। बिल्कुल सर, बिल्कुल सच घटना है, सही बात है। अब केस 2 क्या बोल रखा है आप खुद पढ़े, तो केस 2 क्या बोल रखा है ध्यान से देखें। इफ नाउ मतलब कभी ऐसा करे तो, इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S, मतलब S के पैरेलल में रेड पेन का इस्तेमाल करता हूँ। इफ नाउ मतलब कभी ऐसा करें, क्या करें कि S के पैरेलल में एक नया रेजिस्टेंस लगाए, वो भी कितने ओम का, 12 ओम का। जैसे ही उंगली की तो रीडिंग में भी उंगली आएगी, हाँ है ना, बिल्कुल। जैसे ही आपने 12 ओम का रेजिस्टेंस एस के पैरेलल में लगाया तो नल पॉइंट कहाँ पर मिला, 50 सेंटीमीटर पे। सर क्यों मिला भाई, उंगली करोगे तो बैलेंस कंडीशन में भी बैलेंस पॉइंट की भी उंगली होगी, हाँ है ना, रीडिंग चेंज होगी। तो केस 2 क्या है, तो केस 2 जो है वो है एट बैलेंस कंडीशन, इसे ब्लू पेन से लिखता हूँ। तो केस 2 जो है वो एट बैलेंस कंडीशन, केस 2 में तो बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला तो यही होता है, क्या होता है P/Q = R/S। और जब जैसी उंगली की तो P की रीडिंग कितनी आ गई, देखिए कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। तो सोचो बच्चों Q भी कितना आएगा 50। सर क्यों, क्योंकि टोटल वायर 100 सेंटीमीटर का है, ये 50 तो इसको 50 होना ही पड़ेगा, हाँ है ना। R के साथ तो कोई उंगली नहीं की। सर S के साथ, हाँ S की उंगली चेंज कर दी, S जो है वो अब S नहीं रहा, ठीक है, S नहीं रहा क्योंकि S के पैरेलल में क्या कनेक्ट हो गया है, 12 ओम का रेजिस्टेंस। सर ये क्या साइन है, ये साइन जो है किसका साइन है बच्चों, पैरेलल का साइन है। 50 से 50 कैंसिल तो कितना आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, S पैरेलल विथ 12 = R, S पैरेलल विथ 12 = R। और सर पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 × R2 अपॉन में R1 + R2, हाँ है ना बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है R1 × R2, पैरेलल का फॉर्मूला R1 × R2 अपॉन में R1 + R2, नहीं पता तो याद कर ले। और R की वैल्यू को मैं यहाँ जाके पुट कर देता हूँ, कर दूँ बच्चों, ये ऐसा लिख देता हूँ। तो S × 12 = 12S अपॉन में कितना S + 12, और R की वैल्यू कितनी है, तो R की वैल्यू जो है वो है 2/3S। ये देखिए R की वैल्यू 2/3S, S से S कैंसिल, हाँ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। और कभी दिमाग हो तो 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12 कर सकते हैं बच्चों मैथ से। तो 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, 3 का मल्टीप्लाई 6 से 18 = कितना S + 12। तो यहाँ से S की वैल्यू 12 उधर जाके S की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, S की वैल्यू 6 ओम आ गई तो R की कितनी आएगी, लगाओ। तो S की वैल्यू 6 डाली तो 6 2 = 12 और 12/3 इज 4 ओम। तो R कितना आ गया बच्चों 4 ओम। दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन जैसा ही था, बस अंतर क्या है, उसमें सीरीज था और इसमें क्या है पैरेलल। मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपसे कहूँगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या वैरायटी है। देखते हैं बच्चों, इन गिवन मीटर ब्रिज फिगर, ठीक है, द नल पॉइंट इज फाउंड एट L सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A। मतलब आपको क्या बोल रखा है कि जो नल पॉइंट है वो कहाँ पर मिल रहा है L सेंटीमीटर पे,
कहाँ पर बच्चों? एल सेंटीमीटर। एल का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, एल सेंटीमीटर। मान लीजिए कभी 10 होता तो ये क्या होता? 100 माइनस 10, क्योंकि 90 होता। ये 20 होता तो ये होता 80। 80 कैसे आया? 100 माइनस 20। तो कभी ये एल है तो सोचो ये क्या होगा? 100 माइनस एल होगा। तो बच्चों केस 1 को पहले लिख ही लेते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। मैं तो ऐसा ही करता हूँ और आपसे भी कहूँगा कि जब भी क्वेश्चन आए तो पूरा पढ़ने से मतलब नहीं, पहले सेंटेंस का मीनिंग निकाले। तो पहले सेंटेंस में क्या पता चला कि भैया कि पहले केस में जो बैलेंस कंडीशन है, तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है? तो सर P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस होती है, हम तो बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो बोल रखा है कि जब शुरुआत में रीडिंग ली तो यहाँ पर रीडिंग जो थी वो कितनी थी? L थी। तो दिमाग लगाओ, ये रीडिंग क्या होगी? बची कुची। सर बची कुची कैसे निकालते हैं? 100 में से L को माइनस कर दो। और R कितना है? क्वेश्चन में 2 ओम दिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और S कितना है? तो S की पोजीशन में एक अननोन रेजिस्टेंस है, कितना है? X है। अभी तो फिलहाल इससे कुछ मतलब नहीं निकलेगा, इसे इसलिए इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। क्या देता हूँ बच्चों? 1 दे देता हूँ। अब क्या बोल रखा है? ऑन इंटरचेंजिंग R एंड X। ओहो हो, इसका तो मतलब बहुत ही अलग है। ऑन इंटरचेंजिंग R एंड X मतलब R और X की अदला बदली कर दी। सर अदला बदली क्या होता है? मतलब X की जगह R डाल दिया और X और R की जगह X डाल दिया, वैल्यू चेंज कर दी। तो नल पॉइंट तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा। द नल पॉइंट इज फर्दर शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। इसका मतलब ये हुआ कि नल पॉइंट शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हो गया? तो उसने बोल रखा 20 सेंटीमीटर अवे। क्या बच्चों? ए पॉइंट से फर्दर शिफ्ट हो गया। कहाँ से? ए से। तो एल था, तो अब क्या होगी रीडिंग? सोच के बताओ। पहले थी एल, तो ये हो गई, अब क्या होगी? एल प्लस 20। सर एल प्लस 20 क्यों हुई? क्योंकि शिफ्ट हो गया ना बच्चों। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो बच्चों हम केस 2 में लगाते हैं फिर से। सर केस 2 क्या है? तो केस 2 जो होगा एट बैलेंस कंडीशन होगा। बिल्कुल होगा सर, डर क्यों रहे हो आप? बिल्कुल होगा। बैलेंस कंडीशन क्या होती है बच्चों? P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। तो बच्चों बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया फर्दर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में लिख रखा है ए से फर्दर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर ये आएगा अवे फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ पे अवे फ्रॉम पॉइंट ए, ऐसा लिखना मैं भूल गया, ऐसा लिखा हुआ था। तो बैलेंस कंडीशन क्या होगी? तो अब जो है L की जगह क्या हो जाएगा? P की वैल्यू L प्लस 20 हो जाएगी। हाँ है ना बच्चों? होनी चाहिए। तो सोच के बताओ ये कितना होगा? तो सर ये तो मैथ से सिंपल सा, कभी ये L है तो ये 100 माइनस L होता, ये L प्लस 20 है तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? 100 माइनस L प्लस 20। मैथ्स है सिंपल सा, 100 माइनस L प्लस 20। हाँ है ना? कभी ये 40 होता तो ये 100 माइनस 40 होता ना। हाँ है ना बच्चों? अब क्या किया गया है? R और S की जगह को चेंज कर दिया है। मतलब अब R की जगह पर कौन बैठेगा? X बैठ जाएगा। तो यहाँ पे R की जगह पर कौन बैठेगा? X बैठेगा। और ये जो X की जगह है, X की जगह पर कौन आ जाएगा? R आ जाएगा। और R की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 2 दी है। अरे भाई सीधी सी बात, ये 2 बाई एक्स था तो ये क्या हो जाएगा? X बाई 2। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में लिख रखा है। क्या? R और X को क्या कर दिया? अदला बदली। सही है। तो बच्चों बताओ ये क्या आ जाएगा? L प्लस 20। हाँ सर बिल्कुल आएगा। और ये 100 माइनस 20 हो गया तो ये हो जाएगा 80। 100 में से 20 माइनस हुआ, और माइनस का कितना बच्चों? L इक्वल्स टू कितना बच्चों? X बाई 2। ये इक्वेशन नंबर क्या दे दे? 2 दे दे। अब हमें क्या करना है? देखिए ये 2 बाई एक्स है और ये x बाई 2 है। क्या करें? मल्टीप्लाई कर दे। सर क्यों? अरे मैथ्स तो आता ही होगा बच्चों। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, तो 2 बाई एक्स से x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? L अपॉन 100 माइनस L इंटू L प्लस 20 अपॉन में 80 माइनस L इक्वल्स टू 1। सर 1 क्यों आया? अरे भाई 2 बाई एक्स से x बाई 2 कैंसिल नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। इसे सॉल्व करो तो ये कितना होगा? L इंटू L स्क्वायर, और L इंटू 20 इज 20L। हाँ है ना बच्चों? बिल्कुल हाँ। ना का तो सवाल ही नहीं उठता है। और 100 माइनस L का मल्टीप्लाई, तो 100 का मल्टीप्लाई 80 से तो कितना हो जाएगा? 8000। 100 का मल्टीप्लाई माइनस L से तो हो जाएगा माइनस 100L। माइनस L का मल्टीप्लाई 80 से तो माइनस का 80L। ठीक है बच्चों? और माइनस L इंटू माइनस L कितना हो जाएगा? प्लस का L स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। और हाँ, इसके तो हम क्या है, तुर्रम खां हैं।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर प्लस 20L, और ये टर्म जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी आगे चल के, तो बोलो क्या होगी, 1 इंटू 8000 इज 8000, और -100 और माइनस का 80 मिलके माइनस का 180L, और प्लस का कितना, एल स्क्वायर। तो बच्चों एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ओहो ये अच्छी बात हुई, ये अच्छी बात हुई, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना महंगा पड़ता। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 180 इधर आया तो प्लस का 180, तो 8000 इक्वल्स टू 200L। सर कैसे, माइनस का 180 इधर आया तो प्लस का 180, 200 हो जाएगा, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 से 80 कैंसिल, तो लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, 40 सेंटीमीटर शुरुआत वाली, मतलब शुरू में जो बैलेंस पॉइंट था वो 40 सेंटीमीटर मिला। पर आपको निकालना है क्या, आपको तो x निकालना है, x निकालना है तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सर 2 में पुट कर देते हैं, क्यों मैं बताऊंगा, 2 में x ऊपर ही है तो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो बच्चों l की वैल्यू डालो, तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60 है ना, l की वैल्यू 40 जा रही, तो 40 प्लस 20 60, और 80 में से 40 गया तो ये कितना आ जाएगा, 40 इक्वल टू कितना था, x/2, ये ना x/2, इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 40 से 60 कैंसिल हुआ था तो ये आएगा 3/2, तो 2 उधर गया, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 ओम, कितनी आ गई बच्चों, 3 ओम। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसे लिख ले, कभी हुआ तो एक और क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जल्दी से इसे लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, क्या लिख रखा है। इन अ मीटर ब्रिज अरेंजमेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, इसका मतलब डायग्राम दिया हुआ है, इन मीटर ब्रिज अरेंजमेंट द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट L1। कहां पर मिलता है बच्चों, बैलेंस पॉइंट मिलता है L1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, L1 है फर्स्ट केस में, सोचने की बात है। तो ये कितनी होगी, 100 माइनस L1। मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि बच्चों जब भी क्वेश्चन आए तो केस 1 लिख लो पहले। तो केस 1 क्या है मैं लिख देता हूं। तो केस 1 जो है वो पता ही है, एट बैलेंस कंडीशन, लिख लिख के आपके भी हाथ दुख गए होंगे एक जैसी चीज़। तो एट बैलेंस कंडीशन बच्चों बताओ क्या होता है, P/Q इक्वल्स टू R/S। हाँ है ना, हाँ है ना बच्चों। P कितना है, L1 है, और Q कितना है, तो 100 माइनस L1 है, और रेजिस्टेंस जो है R और S है, ये दिख ही रहा है, क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है। तो R और S है, इक्वेशन नंबर क्या दे दी बच्चों, 1 दे दी। इस पर मैं ब्रैकेट भी लगा देता हूँ जिससे आपको हाईलाइट हो। अब क्या यहाँ से सेंटेंस को पढ़ो, क्या लिख रखा है। तो यहाँ से सेंटेंस को पढ़ते हैं तो लिख रखा है, इफ नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस X इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S। इसका मतलब ये हुआ कि अब ऐसा करें कि S के पैरेलल में एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे। अननोन रेजिस्टेंस क्या कर दे, X कनेक्ट कर दे, तो नल पॉइंट तो शिफ्ट होगा, होना ही चाहिए। नल पॉइंट इज फाउंड एट L2। कहाँ पर, इस बार पहले L1 पे मिल रहा था, अब कहाँ पर मिलेगा, L2 पे। तो सोचो ये L2 है तो ये कितना होगा, 100 माइनस L2। तो केस 2 में देखते हैं क्या हो रहा है। तो जो केस 2 में गड़बड़ हो गई, क्या हुई, केस 2 में बैलेंस कंडीशन लगी। बच्चों बैलेंस कंडीशन क्या होती है, तो मैं बार बार ये लिखता नहीं हूँ, ये रहा P/Q इक्वल्स टू R/S। P कितना हो चुका है, L2 हो चुका है, बिल्कुल सही है सर। और Q कितना हो चुका है, 100 माइनस L2 हो चुका है, और R तो R ही है, पर S ना रहा। क्यों सर S क्यों नहीं रहा, क्योंकि S के पैरेलल में कौन कनेक्ट हो गया है, X। तो S जो है पैरेलल विथ X, और ये साइन किसका है, पैरेलल का। इस बार नहीं बना रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है। तो कितना हो जाएगा, R2 अपॉन में 100 माइनस L2 इक्वल्स टू R, और पैरेलल का फॉर्मूला पता है R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला नहीं पता तो याद कर ले, पता चल जाएगा। ये इक्वेशन, इसको क्या करें, सबसे ऊपर ले जाएं, क्योंकि मैथ्स में ये टर्म सबसे ऊपर जाती है। तो कितना हो जाएगा, L2 अपॉन में 100 माइनस L2, और R के मल्टीप्लाई में हो गया S प्लस X, और R S इंटू X। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दी बच्चों, 2 दे दी।
अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी r/s है, ये भी r/s है, तो मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देता हूँ किससे, इक्वेशन 2 से। मतलब इस इक्वेशन के नीचे इसको लिख रहा हूँ। जैसे लिखूंगा तो ये r/s से r/s कैंसिल हो जाएगा, होगा ये बिल्कुल। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा L1 डिवाइड बाय 100 माइनस L1, और इसके नीचे क्या आएगा L2 डिवाइड बाय 100 माइनस L2, और यहाँ पर कितना बचा 1, और यहाँ पर कितना बचा s प्लस एक्स अपॉन एक्स। सोचो 1 के नीचे ये टर्म है तो x कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, ठीक है। तो x सबसे ऊपर गया और नीचे कितना आ गया x, s प्लस एक्स। नहीं आया, समझ में नहीं आया बच्चों को, नहीं आया तो एक काम करें, मैं आपको समझाता हूँ। एक काम करें, मेरे से मैं इस क्वेश्चन को और एक और तरीके से सॉल्व करूँगा जिससे कि सिंपल बन जाए। ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपको इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड नहीं करना है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है। मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया। मेरे मन में एकदम से क्वेश्चन क्यों उठा कि 2 से 1 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। बच्चों 2 ये रहा, ठीक है, और 1 कहाँ आएगा, इसके नीचे। तो r/s से r/s तब भी कैंसिल तो होगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा L2 डिवाइड बाय 100 माइनस L2, और इसके नीचे हम इसको लिखेंगे, क्या आएगा L1 डिवाइड बाय 100 माइनस L1, बिल्कुल सही। और इसके नीचे इसको लिखेंगे 1 को, तो ये टर्म तो इस बार चेंज नहीं होगी, s प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। पिछली बार क्या हो रहा था, उल्टा करना पड़ रहा था और उल्टे में दिमाग खराब हो रहा था आपका, ठीक है। अब बच्चों देखो ये x किसके नीचे लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर x किसके नीचे लिखा हुआ है, x जो है s के नीचे भी लिखा हुआ है। तो देखिए L2 बाय 100 माइनस L2 के साथ कोई चेंज नहीं, और L1 बाय 100 माइनस L1 के साथ कोई चेंज नहीं। s के नीचे x को लिखा और x के नीचे x को लिखा, तो x से x कैंसिल, कितना हो गया 1। अब ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो s बाय x और ये 1 इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा L2 डिवाइड बाय 100 माइनस L2, और L1 डिवाइड बाय 100 माइनस L1, माइनस का 1। बच्चों दिख रहा है स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा मैं एक बिट चेक करता हूँ, नहीं तो फिर माता बच्ची करो। और दिख रहा है, ये अच्छी बात है, दिख रहा है। तो s बाय एक्स इक्वल्स टू दिस, और प्लस 1 इधर गया तो क्या हो गया, माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है x की वैल्यू। किसकी वैल्यू, x की। तो क्या करें, उल्टी कर दें, उल्टी मतलब रेसिप्रोकल कर दें। तो s बाय एक्स क्या हो जाएगा, x बाय s हो जाएगा रेसिप्रोकलिंग करने पे, और ये टर्म भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, और रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगी 1 अपॉन में L2 डिवाइड बाय 100 माइनस L2, और L1 डिवाइड में 100 माइनस L1 माइनस का 1। और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये s जो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। दिस इज योर आंसर। क्या आप उम्मीद कर रहे थे इस टाइप का क्वेश्चन होगा? ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो कहाँ, पहला दूसरा क्वेश्चन जो पैरेलल वाला था यही था, बस अंतर ये था कि यहाँ पर L1 की रीडिंग 40 थी और L2 की रीडिंग 50 थी। इस बार रीडिंग न देते हुए L1 L2 की टर्म में आंसर आ गया। क्वेश्चन निकालना यही था, ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ x। आपको x का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ s, L1 एंड L2। उम्मीद मत करना कि इसका कोई सुंदर सा आंसर आएगा। और आपको ये बताना मैं भूल गया कि ये जो क्वेश्चन है ये आपकी 2017 के एग्ज़ाम में आया था। ये आपकी CBSE की बोर्ड की 2017 के एग्ज़ाम में आया था। लोगों ने ऐसा सोचा कि 40 और 50 आएगा, पर देखिए 40-50 ना आते हुए क्या आया, L1 L2 आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो आज हमको यहीं पे कंप्लीट करना होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपको मीटर ब्रिज के कंसेप्ट पूरे क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो बच्चों आज इस लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करेंगे और अगले लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।